तो हमारे साथ आज मिस्टर आदर्श पटेल हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी भोपाल से की और आज बीएआरसी में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। सो वेलकम मिस्टर आदर्श पटेल। थैंक यू। तो अभी आपको बीएआरसी ज्वाइन किए हुए 2 साल हो गए हैं, तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बीआरसी का एक्सपीरियंस काफ़ी अनोखा था क्योंकि बाकी एक्चुअली जितने भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो मोस्टली यही होता है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, यू हैव क्लियर द इंटरव्यू, आप सीधे जॉब पे जाएंगे। पर बीआरसी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको 1 साल की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अब वो ट्रेनिंग एज सच तो जब एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो सबसे पहले तो हमने यही पूरा किया कि वो ट्रेनिंग क्या होती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है लाइफ में एंड ऑल दैट थिंग, और टफ रहती है कि क्या रहती है। तो पता तो काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ थे कि इट्स फन एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू क्लियर एग्जाम्स। पर जब गए तो मैंने 1 साल जब बीता तो फिर यही एहसास हुआ कि अगर देखा जाए तो फन वाला रेशियो ज़्यादा था। तो इट वाज एग्जाम, डेफिनेटली लोड रहता है, बट सिंस आप इंजीनियरिंग कॉलेज से आ रहे हो तो इतना लोड लेना तो आप सीख ही जाते हो, तो दैट्स नॉट एन इशू, एग्जाम इशू नहीं है। इट्स जस्ट थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन है, बट 1 साल काफ़ी बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ रहेगा। तो 4+1 यू कैन से 5 ईयर्स आपके बेस्ट रहे लाइफ के अभी तक। सो इट इज़ लाइक दैट। तो ट्रेनिंग हो गई और ट्रेनिंग के बाद फिर बेस्ड ऑन योर मेरिट लिस्ट, तो वहाँ पे मेरिट लिस्ट भी रहती है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसके हिसाब से वैकेंसीज आती हैं और आपको ऑप्ट आउट करना पड़ता है कि आपको वहाँ जाना है। तो फिर मेरे को हैदराबाद मैंने ऑप्ट किया और मैं आज यहाँ पे हैदराबाद में डी के यूनिट में प्लेस्ड हूँ। तो जब आपको पता चला कि आप बीएआरसी में एज अ साइंटिस्ट सेलेक्ट हो गए हो तो आपको कैसा फील हुआ? पहले तो जो पता चला उसी की एक अनोखी कहानी है। तो एक्चुअली उस टाइम पे मैंने गेट के थ्रू मेरा बीपीएसएल से कॉल आया था, तो मैंने वहाँ पे जाके उसका इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे, तो उसमें फाइनल रिजल्ट अवेटेड था। तो जब मुझे एक्चुअली दोस्त का फ़ोन आया तो उसने बोला कि यार आदर्श बधाई हो, तेरा हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक्स यार। तो मेरे को यही लगा कि बीपीसीएल में रिजल्ट क्लियर हुआ है, क्योंकि बीआरसी का तो मैं मान के चल रहा था नहीं होगा। तो फिर जब लेकिन चेक किया तो बीपीसीएल का रिजल्ट नहीं आया था। तो बीआरसी में फिर रिजल्ट शीट देखी, तो उसमें नाम तो था, पर फिर वही रहता है कि रोल नंबर मैच हो रहा है कि नहीं, नाम तो काफ़ी रिपीट होता है। तो फिर एक डिजिट से रोल नंबर मैच किया, तो जब फाइनली वो मैच हुआ तो हाँ फिर भरोसा हुआ कि फाइनली हो गया। उसके बाद काफ़ी खुशी थी। फिर क्या, फिर पार्टीज आने वाले कई दिनों तक, देन ज्वाइनिंग की तैयारी। तो आदर्श जी, हमें ये बीएआरसी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो बीआरसी का सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के लिए 2 स्टेज प्रोसेस है, जिसमें पहला स्टेज है आपका रिटन एग्जामिनेशन, देन उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो रिटन एग्जामिनेशन में एक्चुअली 2 मोड्स हैं जिसके थ्रू आप अपेयर हो सकते हैं। वन इज़ थ्रू गेट एंड सेकेंड वन इज़ बीआरसी अपना खुद का एक रिटन एग्जामिनेशन कराता है, जो करीब करीब 2 महीने बाद होता है गेट के, अराउंड मार्च एंड में। तो वैकेंसीज पे डिपेंड करता है कि उनको कितना इंटेक चाहिए, तो उस हिसाब से फिर वो इंटरव्यूज़ के लिए कॉल करते हैं। तो जब एक फॉर एग्जांपल मैकेनिकल है, जैसे मेरी ब्रांच मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल में वैकेंसीज थोड़ी जनरली हाई रहती हैं। तो मेरे टाइम पे करीब 800 कॉल्स गए थे इंटरव्यू के लिए, 800 to 900 एंड समथिंग उसके आसपास देखा जाए। तो उसमें क्या होता है कि जितना कॉल कर रहे हैं उसमें से 50% ऑन बेसिस ऑफ गेट स्कोर लेते हैं, दैट इज टॉप 400 और वॉट एवर रैंक जो भी है, मतलब टॉप आधे बच्चे गेट से आएंगे और बाकी के जो आधे हैं वो आपका बीआरसी के रिटर्न एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं। फिर वहाँ पे जब वो जाते हैं तो उनका हर ब्रांच में लगभग 1:20 का सिलेक्शन रेशियो होता है इंटरव्यूज़ के लिए। तो अगर 800 बच्चे गए फॉर एग्जांपल मेरे केस में, तो उसमें से करीब करीब 40 से 50 लोग फाइनल सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के बाद। तो हमारा जो बीएआरसी का सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपने बताया कि गेट और बीएआरसी ऑनलाइन दोनों के थ्रू आप रिटन एग्जाम्स दे सकते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है? सिलेबस वाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो गेट का सिलेबस है वही सिलेबस के थ्रू आप अपियर हो सकते हैं बीआरसी रिटन एग्जाम में। सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है पैटर्न में। जो आपका गेट का एग्जाम है उसमें करीब 65 सवाल आपको करने होते हैं 3 घंटे में आंसर। वहीं आपको बीआरसी में 300 मार्क्स के टोटल 100 सवाल होते हैं जो आपको 2 घंटे में आंसर करने होते हैं। तो देखा जाए तो स्पीड थोड़ा बीआरसी एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक्यूरेसी तो आपको चाहिए, पर उसके साथ साथ स्पीड भी होनी चाहिए बीआरसी एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा। तो उन 100 सवालों में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एक सब्जेक्ट से इतना सवाल आएंगे दूसरे से इतना आएंगे, वो वेरी कर सकता है। उसमें मैथ्स ज़्यादा भी आ सकता है, मैथ्स कम भी आ सकता है, उसमें मैथ्स भी आता है। तो वो चीज़ वेरिएबल है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि आप कौन सा सवाल पिक कर रहे हैं। तो उसमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई सवाल हो सकता है जो लंबा चले तो आप उसका टाइम ज़ाया हो सकता है उसमें। तो बेटर है कि आप थोड़ा सवाल देख के अप्रोच करें, क्योंकि सारे सवाल करना तो बहुत मुश्किल है उसमें, 100 सवाल। तो वही चीज़ है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो बीएआरसी ऑनलाइन एग्जाम में मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड दोनों पूछा जाता है?
जी हाँ, मैथ्स तो पूछा जाता है, एप्टी नहीं, पर मैथ्स ज़रूर पूछा जाता है, पर उसका रेशियो कितना आएगा वो सवाल फिक्स नहीं है, पर मैथ्स रहता है। और लेकिन उसका इट्स जो आपका गेट का मैथ्स है वो उसका सेम मैथ्स होगा। तो आपने गेट की अगर तैयारी की तो उसमें फिर आपको कुछ अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। तो आदर्श जी, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो इंटरव्यू में जाने से पहले के कुछ 15-20 मिनट पहले आपकी मनोस्थिति क्या थी? तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो करीब वहाँ से आपको इंटरव्यू के करीब 1 घंटे पहले ही आपको वेटिंग रूम टाइप एक जगह रहती है, वहाँ पे आपको बैठने के लिए बोला जाता है कि बारी बारी सबका नंबर आएगा। तो उसमें पैनल्स रहते हैं, तो फॉर मैकेनिकल करीब 5-6 पैनल रहते हैं, तो अलग अलग रूम्स में बैठे रहते हैं। तो आपको वेटिंग रूम में भेज दिया जाएगा। और वहाँ पे 15 मिनट्स पहले अगर देखा जाए तो जैसे जैसे टाइम क्लोज होता है, वो 1 घंटा जैसे जैसे और इंटरव्यू के करीब जाता है, थोड़े थोड़ा हार्ट बीट और बढ़ने लगती है। भले आप कितने भी रिलैक्स होना चाहें, तो वो ह्यूमन नेचर है, तो इट्स आप उसका कुछ नहीं कर सकते, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और फिर वहाँ पे लेकिन एक चीज़ है कि आप कई लोग ऐसे देखेंगे जो देश के विभिन्न कोनों से आए हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, कोई पीएसयूज में जॉब कर रहा है, कोई शायद तीसरी या चौथी बार पीआरसी का इंटरव्यू देने आया है। तो उनसे आप उस टाइम पे उन्हीं टाइम में उनसे बात करके काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं कि क्या उनने पहले क्या गलती की थी जो पहले देखे गया 3 बार और नहीं हुआ उसका। तो आपको एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो जा रहे हैं इंटरव्यू देके उसने कौन सा सब्जेक्ट अपने फेवरेट बताया, और और जो पैनलिस्ट हैं वो किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्या आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि नहीं है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अंदर पैनल में जो है, अगर एक आइडिया लग जाए किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, आप वो बोलेंगे और आपका भी वही फेवरेट सब्जेक्ट होगा, तो आप दोनों एक सही ले में जा सकते हैं। क्योंकि पैनलिस्ट जनरली वही पूछेंगे जिसमें उनका ज़्यादा डीप नॉलेज है। तो वो चीज़ आप पता लगा सकते हैं। तो वो जो 1 घंटा पहले का रहता है वो इनफैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको आप जस्ट बैठ के ज़ाया ना करें, उसमें बैठ के थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें, तो आगे काफ़ी हेल्प होगी उससे इंटरव्यू। तो आदर्श जी, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, आप अब अंदर गए हम्म। इंटरव्यू हॉल में, तो वहाँ का कैसा माहौल था? आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, आप थोड़ा विस्तार में बताइए। जी, तो जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ, तो राइट हैंड साइड में एक डेस्क थी जिसमें 4 लोगों का पैनल था। तो उसमें 4 लोग बैठे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और सीट लेने के लिए कहा, तो मैंने बैठा। और फिर एक्चुअली फिर उसके बाद जो सीधे उनका पहला सवाल था, कि पहला सवाल क्या स्टेटमेंट था। तो उन्होंने पहले यही कहा कि अभी सब लोग को पता ही है क्या होता है यहाँ पे, कोरा तो पढ़ के आई होगे तुम। तो मैंने कहा जी, अब वैसे तो पढ़ा नहीं था मैंने, पर ठीक है, उन्होंने बोला तो उस चीज़ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जी हाँ सर, आइडिया तो है। और इतना बोलते ही उन्होंने मेरे सामने पेपर रखा और सीधे बोला इसमें अपने फेवरेट 5 सब्जेक्ट लिखो। तो उसमें मतलब कोई सवाल नहीं, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो, कॉलेज, कुछ भी नहीं, सीधे 5 सेकंड के अंदर पेपर आ गया। इसमें उन्होंने बोला 5 सब्जेक्ट हमें लिख के दो। तो मैंने बाहर जब 1 घंटा, मैंने बोला वहाँ काफ़ी टाइम रहता है, तो सबसे पूछ पाछ के जो मुझे एक अच्छा आइडिया लगा और जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, तो उसमें मैंने फिर उसी सीक्वेंस में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के सीक्वेंस में कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग, फिर ऐसे जो मुझे भरोसा था इस पर, तो मैंने फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स लिखा, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, देन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, देन थ्योरी ऑफ मशीन एंड देन थर्मोडायनेमिक्स। देन तो उनने वो लिस्ट ली। तो एक तो ये काइंड ऑफ लक बेस्ड होता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम्स कि वो लिस्ट पे ही जाते हैं, जो लिस्ट में लिखा है आपसे वही सब्जेक्ट पूछेंगे। पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो लिस्ट से हट के ही पूछना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लिस्ट से हो। और मेरे केस में तो शुरू से आखिरी तक वो लिस्ट से ही टिके रहे, आखिरी में थोड़ा सवाल चेंज हुआ, पर मेजोरिटी 95% ऑफ जो मेरे से सवाल थे वो बेस्ड ऑन 2 सब्जेक्ट्स ही थे। तो पहला सब्जेक्ट मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स था। तो उस चीज़ को मैंने कुछ दिनों पहले एक्चुअली उसका रिवीजन खत्म किया था, मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसमें, इसलिए मैंने उसको सबसे पहले लिखा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में उनने सबसे पहला जो मेरा सवाल पूछा कि सीधे एक पेन, काफ़ी पेपर्स रहते हैं उनके पास, पेपर्स की यूज करनी रहती, तो उन्होंने पेपर मेरे सामने एक और नया रखा और उसमें एक डायग्राम बनाया सी सेक्शन का। और फिर सिंपल बोला कि कैंटिलीवर है, उसका सी सेक्शन है, आप इसका एसएफडी और बीएमडी बना के देखें। तो चालू यहाँ से हुआ। पर फिर वो उसमें सी सेक्शन को ही उनने 2-3 ओरिएंटेशन में चेंज कर दिया। तो उसका ओरिएंटेशन चेंज करके उसका फिर वेरियस इफेक्ट पूछा, और फिर बेसिकली हमेशा उनका कंक्लूजन ये था कि आप मुझे बताएं इनमें से बेटर कौन सा रहेगा कौन से केस में। तो इस तरह का एक सवाल था, जो वो सवाल में ही उन्होंने चालू भले से बेसिक से किया, पर डीप जाते 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 बहुत बेसिक्स में गए, बहुत बेसिक्स में, और वही सवाल करीब 20-25 मिनट चला, 20 मिनट 15-20 मिनट स्टार्टिंग उसी में लग गया। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा उससे संतुष्ट हो गए, तो फिर वो दूसरा सब्जेक्ट पे, मतलब दूसरा सवाल उतने में, जब तक एक पैनलिस्ट आपसे पूछ रहा है उतने में फिर वहां से दूसरा पेपर आ जाएगा कि अब ये वाला बताओ। तो फिर जो दूसरा पेपर आया, वो उसमें एक सवाल था स्टोक्स लॉ का। जो स्टोक्स लॉ बेसिकली जो अपन कॉलेज में इतना नहीं पढ़ता, तो वो अपन ने 11th में पढ़ा होगा, जो टर्मिनल वेलोसिटी आपकी होती है, आप फ्लूइड में कोई चीज डालते हैं, तो उस चीज पे। तो पहले तो उसको आपको गैदर करना है अगले 3 सेकंड में कि है कौन सा लॉ। क्योंकि पहले तो ऐसे ही पूछेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी आपने सुनी है कि नहीं, नाम नहीं बोलते लॉ का, हमने टर्मिनल वेलोसिटी सुनी है कि नहीं, तो बताया। तो उसमें फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा इसका डेरिवेशन करके दिखाइए। तो फिर डेरिवेशन किया।
तो डेरिवेशन के बाद फिर वो और बेसिक्स में चले गए। अब ये सब चीज़ें कॉलेज में अपन ने नहीं पढ़ी थी, जो अपने 11th-12th में पढ़ी थी वही चल रही है इसमें। अभी तक ऐसा देखा जाए तो कॉलेज का इतना कुछ नहीं है, SFD BMD बस थोड़ा सा था। तो अब स्टोक्स लॉ में फिर वो गए, फिर और डीप में गए। तो उनने फिर मेरे से बोला कि इसका डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाइए, ठीक है बनाया। फिर उसके बाद बोलते हैं इसका वेलोसिटी कर्व बनाइए, बनाया। फिर बोलते हैं एक्सेलरेशन कर्व बनाइए, बनाया। फिर बोलते हैं अब जर्क भी बताइए, इसमें जर्क कहाँ है। तो फिर उसको उन्होंने रिलेट किया कि चलिए ठीक है इसमें आपको जर्क दिख रहा है, मैंने बोला हाँ दिख रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि अब प्रैक्टिकली मैं बॉल डालता हूँ तो उसमें जर्क कहाँ है, इसके पूरे मोशन। तो बेसिकली आप जो बोल रहे हो अपने आंसर में, उसी को प्रैक्टिकल लाइफ से कंपेयर करके आपको कंफ्यूज करना चाहिए। तो आपको ऐसा बोलना है कि जिसको आप डिफेंड कर पाओ। आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोल सकते कि आप चाहो कि उसको ओवर स्मार्ट कर दो, नहीं आता सिंपली से नो। तो वो सवाल मतलब ऑन बेसिक्स, मतलब सिर्फ उसमें कुछ था नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वही करीब 10-15 मिनट और वो चल गया। फिर उसके बाद मेरा एक जो मैंने वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिखा था, तो इसमें अगेन जो 11th में रोटेशन पढ़ते हैं अपन, तो रोटेशन में एक डिस्क है, पुली है, घूम रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जायरेशन, इन सब पे सवाल पूछे। प्लस आपका उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लिप नो स्लिप कंडीशन क्या होगी, ये पूरा सब 11th-12th क्लास का, 11th क्लास का इनफैक्ट देखा जाए तो। इसमें अभी तक कॉलेज का बहुत ही कम परसेंट है। उसके बाद फिर उसके कुछ उन्होंने 1-2 सवाल पूछे, उसमें डिराइव वगैरह एक्सेलरेशन निकलवाया, तो 5-10 मिनट वो चला उस पर। फिर उसके बाद वो स्विच हुए फ्लूइड मैकेनिक्स पे, तो वहाँ से एक पेपर आया फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल का। तो और वो सवाल भी ऐसे पुटअप करते हैं कि जो थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप हो, ऐसे ऐसे नहीं बोलेंगे एक सिचुएशन है, वो बोलेंगे ये रूम है, यहाँ पे नल है, यहाँ पे नल अभी ऐसा लगा है, अब लेकिन फिर आपने इसका यहाँ पे एक नल से 4 नल और निकाल दी, अभी ये सीरीज में है, फिर आपने इसको पैरेलल में चेंज कर दिया। तो इस तरह का एक सवाल मेरे से पूछा था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स। तो वो बेसिक कंसेप्ट था, पर उसको यहाँ से डायरेक्ट किया। तो फिर उसमें वो पूछते हैं कि इसमें से क्या चीज़ है, गवर्निंग इक्वेशन क्या है कि आप इससे डायरेक्ट पे जाओगे कि किसका फ्लो रेट या किसका हेड लॉस वगैरह। तो थोड़ा उसके टेक्निकलिटीज में गए। तो मैं डेरिवेशन पे चला गया, पर वो डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, वो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं कि डेरिवेशन आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, आप कौन सी गवर्निंग इक्वेशन लोगे। तो अगर आप वो बता पा रहे हैं तो उससे संतुष्ट हैं, उनको फाइनल आंसर नहीं चाहिए। और प्लस वन मोर थिंग जो मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज हुई, कि वो जब सवाल पूछते हैं तो आपको साथ में गाइड भी करते हैं। कई बार आप ये मिस कर जाते हैं, तो जो बोल रहे होते हैं सवाल के दौरान, वो एक्चुअली आपके लिए गाइडेंस होता है कि इस डायरेक्शन में सोचो। तो यू हैव टू थिंक उस डायरेक्शन में कि हाँ ये शायद ये मेरे को गाइड करना चाह रहे हैं। तो 1-2 सवाल में मुझे जब आधा घंटा हो गया तब थोड़ा ये समझ में आया कि एक्चुअली पैनलिस्ट मुझे गाइड करना चाह रहा है सही आंसर की तरफ। तो अगर आप उनके थॉट प्रोसेस को समझ पा रहे हैं तो उनके लिए वो सफिशिएंट है। तो इट्स ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम आखिरी तक आंसर निकाल के रहो। अगर आप सिर्फ थॉट प्रोसेस में भी जा रहे हो उनके कि हाँ ऐसा होगा, तो उनके लिए अप्रोच मैटर करती है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पे ही फिर ये सवाल हो गया, तो 5-10-15 मिनट तो ये सवाल चला। हर सवाल चालू बेसिक से होता है जो आपने किताब में पढ़ा है, और फिर वो खत्म वहाँ पे होता है जो आपने 11th-12th में पढ़ा। ये बेसिक है BRC इंटरव्यू का। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद फिर वहाँ पे और भी पैनलिस्ट बैठे थे, उनमें से एक थर्मो वाले थे शायद। तो अगले सवाल फिर लाइन से थर्मो के आ गए, पर थर्मो के मेनली डेरिवेशंस वगैरह ही पूछ रहे थे वो। डेरिवेशंस तो 1-2 अच्छे प्रैक्टिकल सवाल भी पूछा कि ये इंसुलेटर कंटेनर है या यहाँ पे आया, यहाँ से इसमें टैंक फिलिंग हो रही है। तो बेसिकली अपना वो है ओपन फ्लो और क्लोज फ्लो, तो क्लोज फ्लो पे काफ़ी सवाल पूछते हैं वो। तो ये एक्चुअली अगर आप ESA के मेंस के सवाल आपने लगाए हैं तो उसमें काफ़ी क्लोज फ्लो के सवाल रहते हैं। तो उसमें काफ़ी सवाल पूछे, थर्मो के डेरिवेशंस पूछे नॉर्मल वाले। तो अगर रिसेंट में आपने किया हो तो बता सकते हैं। तो उसके बाद फिर उनने थ्योरी ऑफ मशीन पे स्विच किया। तो वहाँ से एक पैनलिस्ट ने पेपर दिया, उसमें सवाल था कि उसमें आपका स्क्रू जैक जिसका अपन कार लिफ्ट करते हैं थ्रू मैनुअल प्रोसेस, वो कैसे काम करता है। तो उसका आप बताइए कौन सा स्क्रू उसमें यूज़ होता है, कैसा लिफ्टिंग मैकेनिज्म क्या है, उसका लिंक्स बताइए, उनके बीच का कनेक्शन बताइए। तो इस तरह के बेसिक सवाल इंजीनियरिंग की जरूरत है। तो ये भी अगर आपने पढ़ा हो तो आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी तक ऐसे 5 सब्जेक्ट में रोज चुके थे, पर एक जो सब्जेक्ट था जो मैं जब बाहर बैठा था तो मैंने उस टाइम पे भी काफ़ी मतलब जब लोगों से पूछा जो इंटरव्यू देके जा रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि वो काफ़ी हीट ट्रांसफर में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। तो इसलिए तो मैंने उसको थोड़ा एस्केप करना चाहा, क्योंकि जो उसमें पैनलिस्ट का ज़्यादा कमांड है तो उसमें काफ़ी डेप्थ तक जाएंगे वो लोग। तो स्टिल मेरे से आखिरी में, लेकिन फिर उन्होंने पूछ ही लिया कि क्या आप हीट ट्रांसफर भी जानते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा हाँ सर थोड़ा बहुत तो मेरे को आइडिया है, पूछ सकते। तो फिर उसमें हीट ट्रांसफर में भी गए हो, मतलब बेसिकली 6 सब्जेक्ट भी चालू हो गए। तो फिर उसमें जो उनने मेरे सीधे सवाल पूछा, एक ग्राफ बनाया, बोले कि मेरे से जो पहले गया था, तुमसे पहले जो बंदा गया था, उसने ये आंसर दिया इस सवाल का। तो एक सिंक से एक रॉड लगा दी थी कुछ लेंथ की, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना ना टेम्परेचर का। तो मैंने बोला हाँ सर। तो बोला कि ये जो उसने बनाया क्या है वो सही है। तो मैंने नहीं सर। तो बोलते हैं पक्का। मैंने हाँ सर पक्का। तो बोलते कैसे। मैंने सर एक तो डेरिवेशन मुझे याद है इसकी, और नेचर इसका ऐसा नहीं होता, जस्ट अपोजिट होता है। तो बोलते हैं कि डेरिवेशन से हमें मतलब नहीं है, हमें फॉर्मूला भी नहीं आना, बस तुम्हें प्रैक्टिकली समझाओ कि कैसे हो रहा है।
तो फिर अगेन वो डेरिवेशन से मतलब भले नहीं, पर लेकिन अगर आपको डेरिवेशन आती है तो आप बता सकते हैं उसको प्रैक्टिकली। वो डेरिवेशन में आप एक लेंथ पे जाके उसका एक छोटा सा एलिमेंट लेके उस पर इक्वेशंस लगाते हैं हीट बैलेंस की। तो जब उस चीज़ को अगर आप उनको वर्ड्स में समझा दोगे कि यहाँ से आपका एक एलिमेंट लिया, उसमें ये हीट यहाँ जा रही है, ये हीट यहाँ जा रही है, तो वो चीज़ आप समझाओगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है इसको पता है, तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, आप इतना बता दो फिर वो एग्री कर देंगे। तो ये करते करते हो गए थे, अब 1 घंटा 5 मिनट शायद हो गया, पता नहीं 30 मिनट का पता नहीं चलता टाइम का, वैसे 30 का भी पता नहीं चलता। फिर उसके बाद आखिरी में मुझे लगा शायद अब तो ख़त्म हो गया होगा, अब उठ के जाते हैं, पर अभी भी सवाल रुक ही नहीं रहते। तो फिर कुछ मिसलीनियस सवाल आने लगे, जैसे कि एक आपको पाइप दिया है जो बहुत बहुत लेंथी है, आप एंड्स में नहीं पहुंच सकते उसके, एक एंड इधर एक दूसरा एंड उधर है। तो अब आपको और कुछ मैकेनिकल टूल्स दे दिए, हैमर दे दिया और कुछ छेनी हथौड़ा जैसी चीज़ें दे दी। तो आपको उसका हेल्प करके अब ये बताना है कि जो पाइप के अंदर फ्लो है, आप नहीं देख सकते, तो फ्लो का डायरेक्शन किस तरफ है, इधर से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट है। तो एक ये हो गया। और फिर 2 बॉल्स आपको दी हैं, दोनों सेम आइडेंटिकल दिखती हैं, सेम कलर है दोनों का, आप देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एक सॉलिड है और एक हॉलो है। तो इसमें आपको अब ये बताना है कि कौन सी सॉलिड और कौन सी हॉलो है। तो आपको कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक यूज़ करनी है, कोई मशीन यूज़ नहीं कर सकते आप ऐसे ही बस आपको 2 बॉल्स देती है, कुछ और कुछ नहीं दिया, तो आप कैसे बताओगे कौन सी हॉलो है कौन सी सॉलिड है। आप इंडस्ट्री में हो, मान लो ऐसा सिचुएशन आई आपके सामने कभी, तो वो कैसे करेंगे। तो इस तरह के 2-4 सवाल और फिर पुनः आखिरी पूछा। तो इसमें भी कुछ 20-25 मिनट तो इसमें गए। तो फिर फाइनली निकलते निकलते मैं बाहर निकला, तो एक्चुअली वहाँ पे एक बैठा रहता है वहाँ पे एक पर्सन जो रिकॉर्ड करते हैं इन टाइम और आउट टाइम। तो मेरा जब मैंने देखा तो करीब करीब वो चला 1 घंटा 25 मिनट इंटरव्यू। तो जब अंदर रहते हैं तो शायद आपको 25 ही फील होते हैं, 1 घंटा तो नहीं होता। पर काफ़ी लेंदी चलते हैं। तो यहाँ पे फिर ख़त्म हुआ, तो मैंने कहा फिर सांस में सांस। तो आदर्श जी, आपका BARC का इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हमारे BARC एक्सपीरियंस के लिए आप कुछ लास्ट फ्यू वर्ड्स बोलना चाहेंगे? जी, BARC में जिसका भी इंटरव्यू निकलता है तो एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी सबसे, यही बोलेंगे हमें नहीं भरोसा था कि हमारा हो जाएगा। उसका रीज़न भी है, स्किल के साथ थोड़ा बहुत तो आपका लक भी मैटर करता है, क्योंकि आपको नहीं पता आपके सामने कौन सा पैनलिस्ट है, उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, या आपको फिर एक चीज़ और है कि आपको गाइड करना रहता है इंटरव्यू। जब आप बता रहे हैं तो आप कुछ भी ऐसा वर्ड ना बोलें कि आपको उसके बारे में ज़्यादा आइडिया ना हो। तो कई बार वो अगर निकल गया गलती से मुंह से स्लिप करके, आपने कुछ ऐसा बोल दिया, तो हो सकता है इंटरव्यू गलत डायरेक्शन में चले जाए। स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से होनी चाहिए। अब मान लीजिए लेकिन इंटरव्यूअर उसी सीक्वेंस में पूछे जिसमें आपने लिखा है, तो वो आपका लक है। बाकी अगर मान लीजिए उसने कुछ ऐसा पूछ लिया जो कि आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो थोड़ा बहुत लक पोर्शन रहता है, बट स्टिल आप जो अपना बेस्ट कर सकते हैं कि आप जब तैयारी करें तो एक तैयारी होती है गेट के लिए आपका न्यूमेरिकल अप्रोच, वो होनी भी चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी। रिटर्न यहाँ भी होता है, वो निकालना ही पड़ता है। लेकिन जब आप इंटरव्यू के हिसाब से सोचें तो सिर्फ BPCL नहीं, वो BRC नहीं, आप कोई भी इंटरव्यू ले लें, PPCL का हो, IOCL का हो, ONGC का हो, वो कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। तो उसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, तो जिसके लिए बुक्स पढ़ें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि बुक्स में डेरिवेशंस और थोड़ा एग्जांपल्स जो रहते हैं वो आपको क्लियरिटी देंगे कि बेसिक क्या है। तो एक बार आप बेसिक हिट कर गए तो वो सफिशिएंट रहता है इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि उनको एंड रिजल्ट से इतना मतलब नहीं है, अगर आप सिर्फ गाइड कर रहे हो सही डायरेक्शन में तो वो सफिशिएंट है। थैंक यू आदर्श जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया।